हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोग का एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अभी काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। मैंने कमेंट्स में भी देखा कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा, नॉर्मलाइजेशन से चीज़ें कैसे बदल जाती हैं एसबीआई क्लर्क के प्री में या फिर किसी भी बैंक के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे इंपैक्ट करता है आपके रिजल्ट को, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूँ दैट आई एम करेंटली वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और काफ़ी सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं। सो चलिए मतलब कि शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। देखो, आप लोग का एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हो गया। वो काफ़ी सारे शिफ्ट में थे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही शिफ्ट था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार चार शिफ्ट आप लोग के हैं, ठीक है। और अलग अलग दिन पर एग्जाम आप लोग के होते हैं। अब होता क्या है, हमारे मन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफ़ी सारे गलत कॉन्सेप्ट रहते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल से शब्दों में क्लियर करूँगा कि जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ सके, ठीक है ना। कई बच्चे नॉर्मलाइजेशन को लेकर डरते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर कम हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कई बच्चों को ये लगता है कि हमारा डिफिकल्ट शिफ्ट में पड़ा था एग्ज़ाम, तो शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कि हमारे कम अटैम्प्ट हुए हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कौन सा शिफ्ट ईजी था, कौन सा शिफ्ट टफ था, ठीक है। मुझे नहीं पता, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। हो सकता है किसी को जो आसान शिफ्ट है वो भी टफ लगी हो, किसी को टफ शिफ्ट है वो भी आसान लगी हो, वो अपना अपना एक क्राइटेरिया है। लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो वो नॉर्मलाइजेशन को किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम है और पहले शिफ्ट में मैक्सिमम लोग जो है वो 100 में से 70 अटैम्प्ट करके आए मैक्सिमम, ठीक है। दूसरी शिफ्ट है, उसमें मान लो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, उसमें मान लो कि मैक्सिमम लोग 60 अटैम्प्ट करके आए। तीसरी शिफ्ट है, उसमें मान लो कि 50 करके आए। चौथी शिफ्ट है, उसमें मान लो कि 60-65 इतना करके आए। मतलब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग अटैम्प्ट लोगों के हुए, मान लेते हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है, नॉर्मलाइजेशन में ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उनको टॉप 10% बच्चे लेने हैं, ठीक है। तो टॉप 10% बच्चे उनको अगर लेने हैं तो हर एक शिफ्ट में जो टॉप 10% में आ रहा होगा ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पहली शिफ्ट में किसी का एग्ज़ाम हुआ और पहली शिफ्ट में मान लो टॉप 10% बच्चे वही हैं जो जिनके मतलब 70+ मार्क्स बन रहे हैं, वो टॉप 10% में आ रहे हैं। दूसरी शिफ्ट में किसी का अगर एग्ज़ाम था, उसमें टॉप 10% बच्चे वो हैं जो मतलब जिनके 60 मार्क्स आ रहे हैं। तो या तो 60 वालों को 70 कर दिया जाएगा बढ़ा करके, या फिर 70 वालों का घटा के 60 कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी शिफ्ट में टॉप 10% में हैं, मतलब आपने इतने अटैम्प्ट किए कि आप टॉप 10% में आ रहे हैं और एग्जामिनर को सिर्फ टॉप 10% बच्चे ही लेने हैं, तो वो हर एक शिफ्ट से टॉप 10% के बच्चों को उठा लेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अटेम्प्ट, ठीक है। आपका किसी भी शिफ्ट में था, अगर आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से टॉप 10% में हो, समझ गए ना बात, कि पहली शिफ्ट में आपका है और टॉप 10% में आने के लिए मान लो आपको 70+ चाहिए, तो आप टॉप 10% में आ गए। मान लो सेकंड शिफ्ट में था, 60 मार्क्स ही चाहिए आपको टॉप 10% में आने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो पहली शिफ्ट से थोड़ी सी टफ रही हो, तो आप उसमें टॉप 10% में है तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और अगर आप अपने शिफ्ट में मतलब टॉप पोजीशन पर आ रहे हैं तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई मेरे ख्याल से, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है, पेपर हो चुका है, प्रीलिम्स का पेपर आप बदल नहीं सकते आप जा करके, जैसा भी पेपर आप लोगों ने दिया, जितने भी अटैम्प्ट है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 50 से भी ऊपर है, 50 से भी ऊपर अगर आप लोगों ने बनाए हैं, तो मेंस की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक नहीं की है तो। ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, मेंस की तैयारी आप लोग करते हुए चलो, ठीक है ना। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आप देखो कि यार हमारे स्टेट की कट ऑफ जो है वो तो 45 ही गई है, ठीक है। क्योंकि कई सारे स्टेट की कट ऑफ जो है वो 50 से नीचे भी रहने वाली है। अब आपको नहीं पता कि आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, इसीलिए प्रिपरेशन करके चलो मेंस की, क्योंकि जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपके हाथ में टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल से शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इसके अलावा तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल पर दिया हुआ है। तो बाकी फिर मिलते हैं, एक नई स्ट्रैटेजी में लेकर आऊँगा कि मेंस की प्रिपरेशन आप लोग को किस तरीके से करनी है कि सिलेक्शन हो सके आप लोगों का, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।